प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको बीए भाग प्रथम का दूसरा प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक के मनु का मंत्रिपरिषद के बारे में जो विचार है उसकी चर्चा करूंगी। मंत्रिपरिषद की आवश्यकता बताते हुए मनु ने लिखा कि किसी व्यक्ति के लिए सरल कार्य भी अकेले संपादित करना कठिन है, अतः महान फल देने वाला राज्य कार्य तो अकेले राजा के द्वारा चलाया ही नहीं जा सकता। तो मनु ने इसी बात पर बल दिया है कि राजशक्ति का प्रयोग अकेले राजा द्वारा नहीं वरन संस्थागत रूप में ही किया जाना चाहिए। अतः शासन कार्यों का संचालन करने के लिए राजा के द्वारा मंत्रियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। मंत्रियों की संख्या के संबंध में मनु का विचार है कि यह आवश्यकता अनुसार निश्चित की जानी चाहिए। सामान्यतः 7 या 8 व्यक्ति इस कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं। मनु ने मंत्री पद पर नियुक्ति के लिए योग्यताओं की बात भी की और उन्होंने कहा कि राजा को कुलीन, शास्त्र ज्ञाता, शूरवीर, शस्त्र चलाने में निपुण और परीक्षित व्यक्तियों को ही मंत्री पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए या नियुक्त करना चाहिए। मनु के अनुसार मंत्री को बुद्धिमान, स्थिर चित्त अर्थात आपात स्थिति में भी न घबराने वाला व शत्रु पक्ष के दबाव से रहित और राज्य के हित की अवहेलना न करने वाला होना चाहिए। मनु ने मंत्रियों के लिए आलस्य रहित, ज्ञानी तथा अपने कार्य के प्रति उत्साही होना भी आवश्यक माना है। इस प्रसंग में भी मनु ने शूद्र के साथ भेदभाव करते हुए शूद्र को मंत्री पद पर नियुक्ति के सर्वथा अयोग्य माना और विचार व्यक्त किया है कि यदि शूद्र उपयुक्त योग्यताओं के आधार पर मंत्री पद का पात्र प्रतीत होता हो तब भी उसे मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन मनु ने शूद्र के प्रति भेदभाव का कोई कारण भी नहीं बताया। विभागों के वितरण के संबंध में मनु का विचार है कि मंत्री परिषद का प्रत्येक सदस्य किसी न किसी विभाग का विशेष जानकार होता है, अतः उसे वही विभाग सौंपा जाना चाहिए। इस विषय में मनु संकेत करते हुए लिखते हैं कि शूर, दक्ष और कुलीन सदस्य को वित्त विभाग, सूची आचरण की विशेषता से युक्त सदस्य को रत्न खानी विभाग, भीरू सदस्य को अंतर्निवेश विभाग और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, मनोवैज्ञानिक, अंतःकरण से शुद्ध तथा चतुर और कुलीन व्यक्ति को संधि विग्रह विभाग का अधिष्ठाता बनाया जाना चाहिए। मंत्री परिषद के अमात्य नाम के सदस्य को दंड विभाग यानी सेना विभाग और राजा को राष्ट्र और कोष अपने अधीन रखने चाहिए। इन मंत्रियों में से एक विद्वान तथा धर्मादि युक्त ब्राह्मण को मुख्य पद प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह ब्राह्मणी है और ब्राह्मण ब्रह्मा का ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ पुत्र है। मंत्रियों के दायित्व और अधिकार को भी उन्होंने चित्रित किया और ये कहा, यद्यपि मनु ये मानते हैं कि जैसे मंत्रियों के दायित्व और अधिकारों की विस्तार से विवेचना नहीं की, लेकिन मनुस्मृति के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मनु राजा सहित मंत्री परिषद को संपूर्ण शासन व्यवस्था के संचालन के लिए उत्तरदायी मानते हैं। मंत्री द्वारा अपने अधीन विभिन्न राज्य कार्य हेतु अध्यक्षों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इन अध्यक्षों का कार्य होगा अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करना। मंत्रियों द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए उत्तरदायी अध्यक्षों समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण किया जाना चाहिए, उन पर आवश्यक नियंत्रण रखा जाना चाहिए तथा जहां आवश्यक हो उनका मार्ग निर्देशन किया जाना चाहिए। मंत्रियों के द्वारा आंतरिक व्यवस्था और परराष्ट्र संबंध सभी बातों के संबंध में राजा को निर्भयता के साथ परामर्श दिया जाना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि वह मंत्रियों के परामर्श को
राजा के कार्यों से असहमत मंत्रियों के परामर्श को भी उचित महत्व दे। दूसरे राज्यों में दूतों की नियुक्ति, भेजे गए दूतों और गुप्तचरों के कार्यों के मूल्यांकन आदि बातों के संबंध में तो राजा के लिए मंत्रियों से परामर्श प्राप्त करना आवश्यक है। इस प्रकार मनु ने समस्त शासन व्यवस्था में मंत्रियों की प्रभावशाली भूमिका को स्वीकार किया। मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली के बारे में यदि हम देखें तो मनुस्मृति में राजा द्वारा मंत्रियों से पृथक पृथक विचार करने और संपूर्ण मंत्रिपरिषद के साथ सामूहिक रूप से विचार विमर्श करने दोनों ही विधियों का उल्लेख किया गया है। मनु का मत है कि राजा को महत्वपूर्ण एवं जटिल समस्याओं के संबंध में दोहरे विचार विमर्श की स्थिति को अपनाना चाहिए। इन समस्याओं पर पहले राजा मंत्रिपरिषद के सदस्यों से पृथक पृथक एकांत में मंत्रणा प्राप्त करे। इसके उपरांत इन समस्याओं पर सभी मंत्रियों के साथ बैठकर सामूहिक रूप से विचार करे। तो इस प्रकार के समस्त विचार के उपरांत राजा इन विषयों पर स्वविवेक से निर्णय ले, ये मनु ने स्पष्ट किया है। मंत्रियों से अलग अलग परामर्श और मंत्रिपरिषद के साथ सामूहिक परामर्श प्राप्त करने की इन दोनों विधियों को परिस्थितियों के अनुसार अपनाया जाना चाहिए। सामान्य शासकीय कार्यों के संबंध में मनु का सुझाव है कि सामूहिक रूप से मंत्रणा प्राप्त करना ही उपयोगी होगा। मनु अलग अलग मंत्रियों से अलग अलग मंत्रणा प्राप्त करने की बात करते हैं और ये कहा कि कुछ मुद्दों पर मंत्रिपरिषद से सामूहिक रूप से विचार करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, मंत्रणा करनी चाहिए। मंत्रणा की गोपनीयता के बारे में भी मनु सावचेत रहे हैं और मंत्रिपरिषद से संबंधित समस्त विवेचना में मनु ने मंत्रियों से प्राप्त समस्त मंत्रणा को बहुत अधिक गुप्त रखना बहुत आवश्यक बताया, क्योंकि चाहे कैसा भी विषय हो और राष्ट्रहित के संबंध में यदि महत्वपूर्ण विषय है तो उसकी गोपनीयता यदि भंग हो गई तो ये एक राज्य के विनाश का कारण भी बन सकती है। तो मनु सदैव ये चाहते थे कि जो भी मंत्रणा हो, विचार विमर्श हो, जो निर्णय लिए जाएं राष्ट्रहित के लिए, राज्य हित के लिए, वो गोपनीय होने चाहिए। और इसी गोपनीयता में उन्होंने विश्वास जाहिर करते हुए ये कहा कि पहाड़ पर या एकांत महल में या निर्जन वन में राजा को दूसरों से अज्ञात होते हुए मंत्रियों के साथ मंत्रणा करनी चाहिए। अर्थात उनका ये कहना था कि जब राजा मंत्रियों से मंत्रणा करे या विचार विमर्श करे तो कहीं एकांत महल में जाकर या निर्जन वन हो जहाँ कोई नहीं सुन सके और अज्ञात स्थान पर जहाँ कोई आ नहीं सके जल्दी से, ऐसे स्थान का ध्यान रखते हुए मंत्रणा करनी चाहिए एक राजा को, ताकि जो भी विचार विमर्श हो या जो निर्णय लिए जाएं राज्य के हित में वो केवल वो राजा और मंत्री ये ही जान सके, इसके अलावा कोई नहीं जान पाए। मंत्रणा के समय राजा को चाहिए कि जड़, गूंगे बहरे, सुग्गा, तोता, मैना आदि पक्षी, अत्यंत वृद्ध, स्त्री, म्लेच्छ और रोगी आदि को मंत्रणा स्थल से हटवा दें, क्योंकि ये सभी अपनी अस्थिर बुद्धि के कारण मंत्र का प्रकाशन कर देते हैं। तो मनु ने जो यह बात बताई कि जो तोता, मैना, सुग्गा आदि पक्षी है वो कई बार सुनते हैं वैसे ही बोलते भी हैं, तो इससे मंत्रणा के भेद खुलने के पूरे चांस रहते हैं। इसलिए इनको दूर रखना चाहिए जब मंत्रणा करे, वहाँ से यदि ऐसे हैं तो उनको हटा दिया जाना चाहिए। स्त्री, वृद्ध और म्लेच्छ, रोगी, इनके बारे में भी ये कहा है कि ये अस्थिर बुद्धि वाले होने के कारण मंत्र को सार्वजनिक कर सकते हैं या मंत्रणा को, विचार विमर्श को सार्वजनिक कर सकते हैं। इन सब को भी दूर हटा देना चाहिए जब मंत्रणा की जाती है उस समय। तो
मनु ने जो ये विचार दिए हैं अपने, स्त्री, वृद्ध, म्लेच्छ, रोगी आदि पशु पक्षियों को दूर हटा देना चाहिए, इसकी आलोचना भी हुई है। मनु ने गोपनीयता की दृष्टि से मंत्रणा के समय को भी महत्वपूर्ण माना है। मनु का मत है कि दिन के मध्य के समय अथवा अर्धरात्रि में मानसिक खेद व अशांति से रहित होकर शासक को मंत्रियों के साथ मंत्रणा करनी चाहिए। अर्थात मनु ने समय भी तय किया है कि कौन से समय में शांतिपूर्वक, जहां बिना किसी के हस्तक्षेप और बिना किसी व्यवधान के मंत्रणा की जा सके, वो समय होता है अर्धरात्रि या दिन के मध्य समय, जिसमें बहुत कम लोग आने जाने वाले रहते हैं और उस समय मानसिक शांति रहती है और एकदम निश्चिंत होकर शांतिपूर्वक तसल्ली से मंत्रणा की जा सकती है। तो मंत्रियों के साथ मंत्रणा करते समय का भी ध्यान रखा जाए और स्थान का भी ध्यान रखा जाए, ऐसा मनु ने कहा। मंत्रणा की गुप्तता पर बल देते हुए मनु ने कहा है कि जिस राजा के मंत्र को दूसरे व्यक्ति नहीं जान पाते, कोष से हीन होने पर भी ऐसा राजा पृथ्वी का भोग करता है। अर्थात भेद नहीं होना चाहिए राजा का किसी के पास भी, चाहे वो जनता हो या दूसरा राज्य हो, क्योंकि भेद यदि चला जाएगा तो वो राज्य क्षीण होगा, तो सबके सामने आ जाएगा और ऐसी स्थिति में उस पर कोई भी आक्रमण कर देगा या कोई फ़ायदा उठा सकता है उसका। और यदि भेद नहीं देगा कोई राजा तो अंदर से क्षीण भी होगा, तो दूसरों को पता नहीं चलेगा और वो बड़ी ही निडरतापूर्वक शासन कर सकता है। तो इस तरह से मनु की मंत्री परिषद संबंधी समस्त व्यवस्था सभी दृष्टियों से काफ़ी विकसित प्रतीत होती है। मनु ने मंत्रियों के विषय में प्राय वे सभी बातें कह दी जो प्राचीन भारत में मान्यता प्राप्त कर चुकी थी। उसने मंत्रियों की आवश्यकता पर बल देते हुए मंत्रणा के समय, स्थान और मंत्रणा की प्रणाली को भी बताया है तथा विभागीय प्रथा की ओर भी संकेत किया है। मंत्रियों में एक मंत्री प्रधानमंत्री जैसा बताया गया है, जिसे मुख्य अमात्य भी कहा जाता है, और इसके साथ ही मंत्रणा की गोपनीयता के सिद्धांत पर भी बल दिया गया है। तो मुख्य अमात्य का भी महत्व मनु ने बताया और मूलतः गोपनीयता पर बहुत अधिक बल देते हैं मनु। धन्यवाद।